स्वागत है आपका हमारे चैनल ISBCS की दुनिया पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वीडियो का टाइटल वो यही है कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है। अब जो लोग भी जनरल में 80 के आसपास मार्क्स ला रहे हैं, उनको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं बता रहा हूं, जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या वो बीपीएससी का एग्जाम हो, वो पढ़ने का नहीं, लिखने का एग्जाम है। ठीक है। कम नॉलेज पर भी आप बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए मैंने ये फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ओके। सो मैं आपको दिखाऊंगा रैंक वन यूपीएससी की कॉपी। यूपीएससी का जो रैंक वन है, उनकी कॉपीज भी दिखाऊंगा। तो आपको लगेगा कि उन्होंने भी लिमिटेड नॉलेज का यूज करके कैसे दे टॉप द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन आवर कंट्री। फिलहाल अगर मेंस आंसर राइटिंग करनी है किसी को, तो अगर बीपीएससी की बात करें, तो बीपीएससी के लिए आपको भाई दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो 7-8 मार्क्स का होता है। लॉन्ग, जो 38 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो 2 पेजेस का होता है। मतलब एक पेज के दोनों साइड, 1x2। एक पेज 1 और ये पेज 2, इस तरह से होता है। मतलब इसके ऑपोजिट साइड में। ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में कितने पेजेस होते हैं? 5 से 6 पेजेस होते हैं। ठीक है। चलिए, अब आंसर राइटिंग के कुछ जरूरी टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला टिप्स कि आपको एंड टू एंड आंसर राइटिंग करनी चाहिए। एंड टू एंड का मतलब, ये आपके पास पेज है, तो ये पहला पेज में आप लिखोगे जो भी आपको लिखना है। पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखोगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शॉर्ट आंसर का भी। ठीक है। शॉर्ट आंसर का एग्जांपल, इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन बॉडी लिखोगे। फिर दूसरे पेज में जाओगे। दूसरे पेज में, सपोज ये दूसरा पेज है, यहां पर भी आप बॉडी का रिस्ट पार्ट लिखोगे। फिर थोड़ा वैल्यू एडिशन करोगे। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। और आप कोशिश करना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कोशिश करना कि आपका आंसर एकदम यहां तक जाए। आपको कोई भी टॉपर बोल रहा है कि पेज मैटर नहीं करता है, मत सुनो उनकी बात। आपको पेज भरना चाहिए। पेज भरने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बकवास कर रहा। आपको मेन कंटेंट ही अगर आप लास्ट तक लिखते हो, तो इसका इंप्रेशन पड़ता है। अब देखो दोस्त, आपको मार्क्स कैसे मिलता है, आप इंसान की साइकोलॉजी समझो। एग्जामिनर आपका ये पेज पढ़ रहा है, 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 पढ़ रहा है। फिर दूसरा पेज भी आपका पढ़ रहा है। ये कौन सा है? ये है 8 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा पेज भी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। लास्ट में गया, वो देखा कि हाँ, बच्चे ने एकदम लास्ट तक आंसर लिखा है। मतलब कंटेंट एकदम उसने भरा है, अच्छा खासा भरा है। तो जब उस वो मार्क्स कब देता है आपको? मार्क्स वो आपको फर्स्ट पेज पर नहीं दे रहा है। फर्स्ट पेज को तो पढ़ता जा रहा है, सेकंड पेज को भी पढ़ता जा रहा है। तो मार्क्स जब आपका सेकंड पेज फिनिश हो जाता है, तब आपको मिलता है। तो एक इंप्रेशन बनता है। अगर आपने एंड टू एंड लिखा है, एंड टू एंड का मतलब कॉपी भरना। कॉपी भरना खराब तरीके से नहीं, रेलेवेंट कंटेंट डाल के अगर आप कॉपी भर रहे हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। 0.51 मार्क का प्रभाव पड़ता है, कोई कुछ भी कहे। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी वो सब किया है, बट जितना कोशिश कर सके हम लोग। देखो, अब कॉपी भरने में प्रॉब्लम क्या है कि कहीं क्वेश्चन ना छूट जाए, तो आपको वो बैलेंस करना है। ठीक है। अगर आप देखें कि कोई क्वेश्चन आपके लिए एकदम चटनी है, एकदम पहले से ही आपको रटा हुआ है, तो आप खट 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 लिख सकते हैं। तो जितना ज्यादा उसमें पेज भर सकते हैं, भरिए। उसी को बोलते हैं एंड टू एंड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड टू एंड का। संथाल रेबेलियन आ गया हम लोगों को 70th में। ठीक है। या 8 नंबर में आ गया। ठीक। संथाल रेबेलियन आ गया। तो ये पहला पेज मानो,
सपोज ये पहला पेज है, ठीक है, पहला पेज, तो मैंने क्या बोला, एंड टू एंड आंसर लिखना चाहिए। तो पहला पेज में मैं पहले इंट्रोडक्शन मैंने लिखा। देखो क्वेश्चन क्या था शॉर्ट आंसर में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन संथाल रिबेलियन, शॉर्ट नोट्स ऑन संथाल रिबेलियन, ठीक है। तो मैंने लिखा संथाल रिबेलियन हैपेंड इन 1855-56 लेड बाय सीधो एंड कानो, ठीक है। उसके बाद ये बस एक लाइन का इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, सिर्फ एक लाइन का, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद कॉजेज ऑफ संथाल रिबेलियन, कॉजेज ऑफ संथाल, ठीक है। उसमें मैंने लिखा कि रिलीजियस कॉजेज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो इम्पैक्ट है, दूसरा लैंड एलियनेशन, उनका जमीन छीन लिया जाता था, तीसरा उनका फोर्स्ड लेबर उन पर किया जाता था, चौथा उनका ट्रेडिशनल जो पंचायत वगैरह था वो खत्म हो गया था, पांचवा उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, छठा लीडरशिप कैरिज्मेटिक थी सीधो कानो, सातवां पुलिस वायलेंस हुआ था, ये इमीडिएट कॉज था, ओके। आठवां और क्या हो सकता है, या संथाल रिबेलियन में, और ये हो सकता है या उनका जो सेक्रेड, ये कल्चरल कॉज है, सेक्रेड जो उनका बेरियल साइट्स वगैरह है, मैंग्रोव्स वगैरह है, उसको अफेक्ट किया गया था। तो ये कॉजेज लिखा। अब इससे एक पेज भरा मेरा, लेकिन मुझे एंड टू एंड आंसर करना है, ठीक है। एंड टू एंड आंसर करना है तो मैं फिर दूसरे पेज में जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली संथाल का आंसर अभी याद है नहीं, ठीक है। फिर भी जितना याद हो सके कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लिखा इम्पैक्ट्स क्या थे संथाल मूवमेंट के। तो इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ट्राइबल रिबेलियन था और इंस्पिरेशन फॉर ट्राइबल रिबेलियन, वेरी गुड। उसके बाद इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इम्पैक्ट पड़ा, कैसे, ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात की गई शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में, ठीक है। और क्या इसका संथाल रिबेलियन का और क्या इम्पैक्ट पड़ा, हाँ, उनके फॉरेस्ट राइट्स रिस्टोर कर दिए गए थे। और क्या इम्पैक्ट पड़ा था, संथाल परगना बना दिया गया था, ठीक है। या आप लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट एज संथाल परगना, ठीक है। और क्या इम्पैक्ट पड़ा, छोटा नागपुर, नहीं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लिख सकते हो यार, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ओके, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है। अब जो बचा हुआ स्पेस है, मैं क्या करूंगा, थोड़ी वीकनेसेस भी बता दूंगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, टू मच डिपेंडेंट ऑन लीडरशिप, मतलब जैसे ही सीधो कानो का अरेस्ट हुआ फिर मूवमेंट खत्म हो गया। और एसिमेट्रिकल था, एसिमेट्रिकल का मतलब ब्रिटिशर्स के पास एकदम बढ़िया मॉडर्न वेपन्स थे और संथाल्स लड़ रहे थे बस ट्रेडिशनल वेपन्स से। और क्या प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, बाकी जो सोसाइटी के सेक्शन है उनसे सपोर्ट नहीं मिला। और क्या था, लिमिटेड इन ज्योग्राफी, संथाल परगना किस रीजन में हुआ था, वो भागलपुर राजमहल हिल्स वाले रीजन में हुआ था, ठीक है। इसके साथ मैं कंक्लूजन लिख दूंगा और आंसर को एंड कर दूंगा। मेरा 2 पेज भर गया, एग्जामिनर खुश है। एग्जामिनर खुश क्यों है, क्योंकि उसको मैंने कितने पॉइंट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पॉइंट मिल गया। इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 17 पॉइंट दे रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो काफी अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। लेकिन ऐसा हम लोग सारे क्वेश्चंस के साथ नहीं कर सकते, ये चटनी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, तो हम लोगों के पास इसमें फॉर्डर बहुत ज्यादा है। मेरा संदेश ये है कि आपको एंड टू एंड लिखना चाहिए। एंड टू एंड का मतलब अगर आप कॉपी भर सकते हैं तो भर दीजिए, लेकिन टाइम लिमिट का भी ख्याल रखना है आपको, तो वो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास टाइम की कमी हो रही है तब आप कॉपी भरने से बच भी सकते हो। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए जितना बाकी लोग कॉपी भर रहे हैं उससे ज्यादा भरो। कॉपी भरने का मतलब बकवास करना नहीं, जितना बाकी लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं उससे ज्यादा पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो एंड टू एंड का मतलब आप समझ गए। दूसरा, मल्टीपल डिमांड्स,
ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपनी गलतियों को मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब देखो मल्टीपल डिमांड्स की जरूरत कहां पड़ती है बीपीएससी में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 से 6 पेजेस भरना होता है, लेकिन वो आंसर वो क्वेश्चन जो होता है वो 2 पार्ट में ही होता है। जैसे आपको बताता हूं, डिस्क्राइब चंपारण सत्याग्रह आया था 70वीं में, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद था फिर उसके इम्पैक्ट बताओ फ्रीडम स्ट्रगल पर, हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर कितना इस टोटल इस एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक और ये 2, लेकिन आप सिर्फ मतलब इस एक को आप तोड़ने की कोशिश करो, इसमें मल्टीपल डिमांड्स बनाने की कोशिश करो। क्या करना है आपको, डिस्क्राइब करना है और इम्पैक्ट बताना है। तो इम्पैक्ट में तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी जितना भी बताना है बताइए, ठीक है। डिस्क्राइब में बहुत सारी चीजें आ जाती है। डिस्क्राइब में आप क्या करोगे, इसमें कॉजेस बताओगे, फिर कोर्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह बताओगे, ठीक है। फिर बैकग्राउंड तो शुरू में ही बता देना, बैकग्राउंड ऑफ चंपारण सत्याग्रह बताओगे। तो होगा क्या, आपका 6 पेज कैसे भरेगा। सपोज क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह पर, आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे ठीक ठाक, चंपारण सत्याग्रह 1970 में स्टार्ट हुआ, गांधी जी का मूवमेंट था, ब्ला ब्ला जो भी आपको लिखना है, यहाँ पेज भर गया। इसके बाद यहाँ आप बैकग्राउंड थोड़ा लिख दोगे। बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये क्या आपका डिस्क्राइब को ही केटर कर रहा है, ये पहला पार्ट है। बैकग्राउंड में आप लिखना कि भाई बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट हो गया था, तो प्लांटर्स जो है वो बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए और बिहार में ये कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। फिर आप ये बता सकते हो इश्यूज क्या थे तिनकठिया सिस्टम के साथ। तिनकठिया सिस्टम में क्या होता था कि फार्मर्स को फोर्स किया जाता था, उससे इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जाता था और सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती थी। फार्मर्स बेचारे क्राइसिस में थे। यहाँ भी आप 4 पॉइंट लगा दोगे, यहाँ भी 1-2 पॉइंट लगा दो, बैकग्राउंड में 1-2 पॉइंट, इश्यूज विद तिनकठिया सिस्टम में 4 पॉइंट। फिर आप बताओगे कि रोल क्या रहा डिफरेंट पीपल का, चाहे वो गांधी जी हो, या इसको कोर्स आप लिख सकते, कोर्स ऑफ मूवमेंट, सॉरी कोर्स ऑफ मूवमेंट। कोर्स ऑफ मूवमेंट में आप बता सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला उन्होंने गांधी जी को न्योता दिया कि आइए आप चंपारण की स्थिति देखिए। फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने वहां सिविल डिसोबीडियंस किया, तो ये कोर्स आप दिखा सकते हो। इससे आपका डिस्क्राइब हो गया, ठीक है। अब आप इम्पैक्ट की बात कीजिएगा। इम्पैक्ट में आपको जितना 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जितना पढ़ लिखना है लिखिए। मैं आपको अभी आंसर नहीं बता रहा कि किसका क्या आंसर है, क्योंकि अभी हम लोग मेन मुद्दा समझना चाहते हैं कि बात क्या है। बात यह है कि आप मल्टीपल डिमांड्स क्रिएट कीजिए खुद से। आप क्वेश्चन के डिमांड को देखिए और उसमें देखिए कि उसका इंप्लाइड डिमांड क्या है। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि डिस्क्राइब चंपारण सत्याग्रह, तो डिस्क्राइब का मतलब आप बैकग्राउंड बताइए, डिस्क्राइब का मतलब आप कॉजेस बताइए, डिस्क्राइब का मतलब आप कोर्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह बताइए। इम्पैक्ट पूछा तो इम्पैक्ट में आप, ये तो सीधा एक ही डिमांड हो गया, ओके। इसमें आप ये कर सकते हैं कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 2 पार्ट में ही था, लेकिन उस 2 पार्ट के क्वेश्चन को हम लोगों ने कितना डिमांड क्रिएट किया, 1 2 3 4 5 डिमांड क्रिएट किया। अब आपका 6 पेजेस पूरे स्ट्रक्चर के साथ भर जाएगा, 6 पेजेस वेल स्ट्रक्चर्ड। इसको कहते हैं मल्टीपल डिमांड्स क्रिएट करना, ओके। ये दूसरा संदेश था मेरा आंसर राइटिंग के लिए, कि आप मल्टीपल डिमांड्स क्रिएट करिए, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट संदेश है दोस्तों, इसको यूपीएससी में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि बीपीएससी में भी यूज हो, 80:20 रूल। 80:20 रूल कहता है, इसको मैंने भी यूज नहीं किया था 70th में, लेकिन अब सोच रहा हूं करूं।
80:20 रूल क्या कहता है कि 80% जो आपका कंटेंट होना चाहिए किसी भी आंसर का, वो उस क्वेश्चन का डिमांड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे किसी ने पूछा है कि हाँ भाई गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स बताओ, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर, सपोज ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर, तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद एक हेडिंग बनाऊंगा डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है। और मैं पहला लिखूंगा कि हाँ भाई वो सस्पेंसिव वीटो यूज कर सकता है, वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है शेड्यूल 5 एरियाज में, फिर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है, और गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या है गवर्नर बिल पर पॉकेट वीटो भी लगा देता है, गवर्नर किसी भी एडवाइस को वापस भेज सकता है, एडवाइस, ये मैंने डिस्क्रिशनरी पावर बताया, ठीक है। मतलब 80% जो आंसर है मैंने वही लिखा जो क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया डिस्कस डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, तो ये मैंने सारा लिखा, ठीक। लेकिन आप कोशिश करिए कि 20% वैल्यू एडिशन भी करिए। अब ये वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है? ये वैल्यू एडिशन हो सकता है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस नहीं, ये से में एंटीथेसिस का यूज होता है। ये वैल्यू एडिशन हो सकता है इश्यूज के बारे में बात करके और अदर चीजों के बारे में बात करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का ओपिनियन। तो आपको दिखाता हूं कि आपका पेज भी भरेगा और रेलेवेंट और एडेक्वेट कंटेंट के साथ भरेगा। देखिए, अगर आप बता रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, तो आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन आप उसको ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये 20% पार्ट है आंसर का। सिर्फ आपको इसमें ऊपर ऊपर से बात करनी है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया। तो इश्यूज विद डिस्क्रिशनरी पावर बता दीजिए, इश्यूज विद डिस्क्रिशनरी पावर, एकदम छोटा सा। फर्स्ट, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, ओके, मिसयूज ऑफ वीटो पावर्स, ओके, कुछ ऐसा बता दीजिए। जैसे कि गवर्नर जो है वो बिल पर साइन नहीं करते हैं, जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल आप दे सकते हैं। गवर्नर जो है वो बिल को भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास हर बात के लिए, ठीक है। तो इश्यूज विद डिस्कशन आपने बता दिया। उसके बाद आप ओपिनियन ऑफ जुडिशरी बता सकते हैं, जुडिशरी का क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल, अभी तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, गवर्नर को टाइमलाइन फॉलो करना चाहिए बिल को साइन करने का। क्या ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी? ये और ये पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। पूछा गया था डिस्कस डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो आपका 80% कंटेंट यही रहेगा, लेकिन साथ में साथ 20% उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड, उस टॉपिक से ही रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको भी आप सरसरी निगाह से बता दीजिए एग्जामिनर को कि मुझे ये भी मुद्दा पता है, इसके चलते मुद्दा क्या हो रहा है, और उसका लास्ट में कंक्लूजन में सॉल्यूशन टाइप का कुछ बता दीजिए। इसको बोला जाता है 80:20 रूल। 80% आपने जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताया, और 20% आपने उसका वैल्यू एडिशन किया ठीक है। तो दोस्तों, अभी आंसर राइटिंग के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको ये लगा कि कुछ प्रोडक्टिव है मेरी बातें, तो आप बताइएगा। मैं आंसर राइटिंग के बारे में और भी फ्री सेशंस लाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री ने कुछ बहुत ज्यादा हाइप बना दिया आंसर राइटिंग का। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, फिर आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। कोई भी अगर आपको आंसर अगर चेक करवाना हो तो ज्यादा लोग मत भेजना क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है। तो आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वहां पर, हाँ, यूट्यूब के कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा। मैं और भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड ये चीजें लाऊंगा। तो मैंने क्या क्या बातें की, एक बार उसको देख लेते हैं। एंड टू एंड आंसर लिखिए, ठीक है।
किसी भी क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश कीजिए, जो लिखा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। तोड़ने का मतलब डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3 बनाइए और फिर इसी को आंसर कर दीजिए। कितना सिंपल है। और लास्ट मैंने क्या डिस्कस किया, 80:20 रूल। 80:20 रूल का मतलब जो पूछा गया वो बताइए 80% कंटेंट में, 20% आप थोड़ा वैल्यू इंगेजमेंट कर दीजिए। अगर उसके अराउंड, उस क्वेश्चन के अराउंड कोई मुद्दा है, कोई इशू है, तो उसकी बात कर लीजिए, उसका कोई सोल्यूशन बता दीजिए। इससे आपका आंसर जो होता है ना, वो कंप्लीट आंसर होता है और आपको 1 से 1.5 मार्क्स का फायदा मिलता है। 1 से 1.5 मार्क्स का अगर आपको 20 क्वेश्चन में फायदा मिलेगा तो समझ रहे हो आप कहाँ जाओगे, बहुत ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइएगा, आपको वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया या और भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट करिए। चलिए, धन्यवाद।